कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की इनसाइड जानकारी की। खुलासा करेंगे कि आखिर इन फैसलों के अंदर के क्या कारण हैं। हमारे साथ रहेंगे न्यूज वर्ल्ड के पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम। तो शुरू करते हैं खबरों की इनसाइड स्टोरी का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 29 सितंबर को नल से जल अभियान की घोषणा की थी। इस अभियान के तहत देश भर के आंगनबाड़ी केंद्र, आश्रमशाला और स्कूलों में 100 दिन की अवधि में नलों से पेयजल मुहैया कराने की व्यवस्था करना थी। यह अभियान देश भर में महात्मा गांधी की 151वीं जयंती 2 अक्टूबर 2020 से शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अभियान की मध्य प्रदेश में हकीकत यह है कि 77,520 स्कूलों और 58,469 आंगनबाड़ी केंद्रों में आज तक नल से जल पहुंचाने का जिम्मेदार विभागों ने काम ही नहीं किया। 100 दिन की अवधि में जिस काम को पूरा किया जाना था वो काम 5 महीने बाद भी पूरा नहीं हो सका है। अफसरों की लापरवाही का आलम यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह अभियान मध्य प्रदेश में अभी तक केवल फाइलों में ही अटका है। स्कूलों, आश्रमशाला और आंगनबाड़ी केंद्रों में नल से जल पहुंचाने के लिए अभी तक केवल टेंडर की ही कार्रवाई हो पाई है। इसी विषय पर विस्तार से जानकारी देंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम। उमेश जी, इतनी महती योजना है और पानी का जो संकट है वो किसी से छिपा नहीं है, और ऐसे में इतनी महत्वाकांक्षी योजना जो अभी तक फाइलों में अटकी है, क्या कहेंगे? अविनाश, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कि जो भी स्कूल हैं, आश्रमशाला हैं और इसके अलावा आंगनवाड़ी हैं, यहाँ पर जो बच्चे हैं और बच्चियाँ, इनको पेयजल मुहैया हो, और इसके लिए उन्होंने अभियान के तहत जो था नल से जल, और इसमें जो है ग्रामीण क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को जिम्मेदारी दी गई थी और 100 दिन की अवधि की एक अभियान चलाया गया था। लेकिन अफसरों की लापरवाही और हील हवाला का ये हाल है कि 5 महीने गुजर गए हैं इसके लिए अभी तक केवल टेंडरों तक ही मामला सिमटा हुआ है। अफसरों की कार्यप्रणाली को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कई बार नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं, और वो जितने भी विभागों की समीक्षाएं वो लगातार कर रहे हैं और अधिकारियों पर वो लगातार नाराज हो रहे हैं। बावजूद इसके बहुत सारे महकमे में अधिकारियों के कार्य करने का जो रवैया है वो अभी भी नहीं बदल पा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री लगातार उनको हिदायत देते रहते हैं, नसीहत देते हैं, और यहाँ तक कि वो कहीं कोई चूक पाई जाती है तो वो हटाते भी हैं, लेकिन फिर भी अधिकारी जो हैं वो लापरवाही बरतने में कहीं कोई चूक नहीं करते। लेकिन उमेश जी, यही बात है कि सिर्फ एक योजना नहीं, ऐसी हर घर में नल से जल पहुंचाने की बात की जाती है, लेकिन अक्सर खबरें देखने में आती हैं, सुर्खियां भी बनती हैं वो खबरें कि आधे अधूरे काम पड़े हुए हैं। कहीं टंकी बन गई तो पाइपलाइन नहीं बिछी, कहीं पाइपलाइन बिछ गई है तो पानी की सप्लाई नहीं हो रही। एक के बाद एक रोड़े अटकाने की खबरें तो आती हैं, लेकिन एक मुकम्मल यदि कोई योजना शुरू हो और वह समय सीमा के अंदर वो पूरी हो जाए, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, और इस योजना के साथ भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल, ये सही कहा आपने। और ये योजनाओं को घोषणा करने का काम तो मंत्री और मुख्यमंत्री और सभी का है, जो जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन इसको अमली जामा पहनाने की जो मुख्य जिम्मेदारी होती है वो प्रशासनिक अमले की होती है। लेकिन प्रशासनिक अमला यदि इस मामले में लापरवाही बरतता है तो धरातल पे वो सारी चीज़ें जिस तरह से उतरना चाहिए वो नहीं उतर पाती, और इसी का नतीजा है कि ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो महत्वाकांक्षी योजना है, उन्होंने महात्मा गांधी की 151 जयंती पे जो घोषणा करी थी। जी, एक बात और भी है जी, मैं उमेश जी पूछना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितनी भी योजनाएं शुरू की, चाहे स्वच्छता अभियान हो या और भी, जब वो कोई मुहिम छेड़ते हैं तो पूरे देश में वो अभियान के तौर पर ली जाती है और बड़े ज़ोर शोर से उसके क्रियान्वयन के लिए कदम भी उठाए जाते हैं और उसके जो है रिजल्ट भी जल्दी ही सामने आ जाते हैं। लेकिन बस यही एक ऐसा मामला है जहां मध्य प्रदेश पीछे है। कई बार ऐसा लगता ज़रूर है कि अधिकारी नेताओं की नहीं सुन रहे, लेकिन यहाँ पर तो साफ दिखाई दे रहा है कि अधिकारी नहीं सुन रहे नेताओं की। जी हाँ, बिल्कुल, और इसमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को जो है ट्यूबवेल खोद के और टंकियां लगाना, लापरवाही का आलम यह है कि कुछ जगह जो है वो केवल टंकियां ही रखी हुई हैं। अब राजधानी के रातीबड़ जो स्कूल है, मतलब राजधानी में मंत्रालय के नाक के नीचे वहाँ टंकियां रख दी गई, लेकिन नल कनेक्शन नहीं जुड़ा। जी उमेश जी, हमारे साथ रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं आरबी राय, वो जुड़ गए हैं। राय साहब, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है?
जी जी बिल्कुल आ रही है। जी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम जी हैं, वो आपसे सवाल करेंगे। जी राय साहब, जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल घोषणा करी थी नल से जल स्कूलों के लिए और आश्रयशालाओं के लिए और आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए, लेकिन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के हाल ये है कि अभी मामला केवल टेंडरों तक है, जबकि इस काम को 100 दिन की योजनाओं में शामिल किया गया था और 100 दिन की 5 महीने गुजरने के बाद भी अभी अब मामला टेंडर तक ही पहुंचा है। तो क्या आप इस बात पे, इस मामले में कहना चाहेंगे? नहीं, जो जल जीवन मिशन के तहत जो महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री की, उसमें तो काम बहुत हो रहे हैं जी मध्य प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपए के कार्यादेश जारी हो गए हैं जी और जो उनका नल से जल का संकल्प है ग्रामीण क्षेत्रों में पानी देने का, तो उसके तहत जो है 10,000 करोड़ के काम चालू हो चुके हैं और जो 2024 में योजना पूरी होनी है उसको मध्य प्रदेश में इन्होंने 2023 में पूरी करने को कहा है। जी समस्याएं उसकी अलग हो सकती हैं, परंतु जहां तक काम का सवाल है मध्य प्रदेश में लगभग 36,000 करोड़ रुपए के काम होने हैं, जिसमें से ये मान के चलिए आपकी एक साल में 25,000 मतलब 25% लगभग 9-10 हजार करोड़ के काम टेंडर होके वर्क ऑर्डर होके और काम फील्ड पे चालू। राय साहब, जो पीएचई के ईएनसी हैं उन्होंने विभाग के सारे इंजीनियरों को, जो भी जिम्मेदार अफसर हैं, उनको पत्र भेजा है जिसमें उन्होंने बाकायदा उल्लेख किया है कि प्रदेश के जो है 77,520 स्कूलों और 58,469 आंगनवाड़ी केंद्रों में अभी तक नल जल पहुंचाने का काम शुरू नहीं हुआ है और अधूरा पड़ा है, तो ये इसमें जल्द पूरा करें। बिल्कुल सही है कि ये काम होना है। इन लोगों का प्रमुख सचिव भी, जो बल्कि हमारे विभाग में वर्तमान में प्रमुख सचिव की जगह अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं मलेश श्रीवास्तव जी, इनका और प्रमुख अभियंता का दबाव है कि काम त्वरित गति से हो और ये मान के चलिए कि सप्ताह में 2 बार इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। मैं तो विभाग से सेवानिवृत्त हो चुका हूँ, परंतु जो जानकारी है उसके हिसाब से काम तो त्वरित गति से चल रहे हैं। काम में कोई त्रुटियां और समस्याएं वो सब अलग मुद्दा हो सकता है, परंतु काम तो चल रहे हैं। जैसा मुझे जानकारी है 9,000 करोड़ के कार्यादेश होके और काम चालू हो चुके हैं। जी जी, लेकिन ये काफी बड़ी संख्या है जो स्कूलों की और आंगनवाड़ी केंद्रों की, जिनको द्रुत गति से किया जाना चाहिए। और फिर 100 दिन की जो योजना है तो उसको तो 100 दिन में ही अंजाम दिया जाए या 100 से 125 भी हो जाए, लेकिन यहाँ तो 5 महीने गुजर गए। ये तो वैसा ही है कि कभी दूसरे प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि हम 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे। जी जी। तो कह देना बहुत आसान है, फील्ड में काम करने जाओ तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। और ये जल जीवन मिशन में भी असली समस्या तब आएगी कि सारी नलकूप आधारित योजनाएं हैं, गर्मी में जो नलकूप फेल होंगे उनका क्या होगा। ये नारा जरूर है पार्टी का और देश का कि हम 70 सालों में नहीं दे पाए, हम 4 साल में कर देंगे, पर इतना आसान नहीं है। जो भी मैक्सिमम योजनाएं बहुत सारी इसमें अभी भी नलकूप स्रोत पे हैं, तो नलकूप के स्रोत की कोई गारंटी नहीं हो सकती कि आज उसमें कितना पानी है और 2 महीने बाद उसकी क्या स्थिति हो सकती है। अचानक कोई खेत में बोर कर लेता है या आसपास कोई नलकूप खनन हो जाता है। जी हाँ, सभी नलकूप पे आधारित योजनाएं हैं ये, जो भी ग्रामीण क्षेत्र की हैं। 80% कुछ बड़ी योजनाएं हैं जो कि जल जीवन मिशन में जल निगम भी जो एक फॉर्मेशन हो गया है, पीएचई की विंग है, उसमें भी नदी स्रोत के आधारित योजनाएं बन रही हैं। जैसे मर्दानपुर में जो है लगभग 240 गांव की योजना पूरी हो चुकी है और 240 गांव में नल से जल दे रहे हैं। नर्मदा नदी पे ही बनेटा में एक योजना पूरी हो गई है जिसमें लगभग 80 गांव को दे रहे हैं। ऐसे ही ग्वालियर में चंबल से या जहाँ जहाँ छोटे डैम या वो हैं उन सबको दोहन कर रहे हैं। पर ये मान के चलिए कि लगभग 70% योजनाएं तो नलकूप पर ही बेस्ड होंगी, 30% सतही स्रोत पे होंगी। तो अगर कोई नदी या डैम जिसमें पूरे साल पानी रहता है तो उसकी तो डिपेंडेबिलिटी है, पर जो सिर्फ नलकूप के आधारित है तो नलकूप तो अपने घर में आज चल रहा है, कल चलेगा या नहीं चलेगा, ये योजना कितनी सफल होगी, ये थोड़ा प्रश्न चिन्ह है। बहुत बहुत धन्यवाद हम न्यूज वर्ड से जुड़ने के लिए आपका। पीएचई विभाग के आर बी राय साहब जो बता रहे थे कि कई बार योजनाओं को लेकर कह तो दिया जाता है कि समय सीमा में पूरी नहीं हो रही, लेकिन कई व्यवहारिक कठिनाइयां भी सामने आती जिनके चलते कई बार समय लग जाता है और ऐसा ही कुछ इस योजना में भी हो रहा है। उमेश जी।
फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे एक सियासी खबर लेकर। क्या कुछ उसमें है आपको बताते हैं। ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं और अब बात करेंगे राजनीतिक मुद्दे पर। नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के लिए जल्द ही उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। भाजपा अभी तक न महापौर के लिए और न ही पार्षदों को टिकट के लिए क्राइटेरिया तय कर पाई है। यही कारण है कि महापौर के टिकट के लिए दूसरे नेताओं के साथ विधायक भी दावेदारी जता रहे हैं। पार्टी के बड़े नेता असमंजस में हैं कि दिल्ली की तर्ज पर मौजूदा पार्षदों के टिकट बदलकर नए लोगों को दिए जाएं या अधिकांश पुराने पार्षद या उनके परिजनों को टिकट देकर चुनाव कराया जाए। इस मुद्दे को लेकर पार्टी के बड़े नेता अलग अलग स्तर पर मंथन कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस ने इंदौर में महापौर के उम्मीदवार के नाम की घोषणा और टिकट वितरण का श्री गणेश कर दिया। हालांकि कांग्रेस में भी इंदौर के अलावा बाकी की जगह उम्मीदवारों के नामों के लिए माथापच्ची हो रही है। इसी विषय पर पूरी जानकारी देंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम। उमेश जी, उल्टी गिनती शुरू होने वाली है नगरीय निकाय चुनावों की और काफ़ी कुछ जो है पार्टियों का जो है साख भी इस पर दांव पर लगने वाली है, लेकिन कहीं से कहीं तक भी टिकट के वितरण का आगाज नहीं हुआ, ना ही कोई रूपरेखा दिखाई और सुनाई दे रही है। क्या कहेंगे? जी हाँ अविनाश, नगरीय निकाय चुनाव की उम्मीद जताई जा रही कि राज्य निर्वाचन आयोग मार्च के पहले पखवाड़े में 10 मार्च के आसपास या 1-2 दिन आगे आचार संहिता लागू कर देगा, ऐसी अभी संभावना जताई जा रही है। तो बिल्कुल नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होने ही वाला है। और लेकिन भाजपा जो है वो अभी तक पार्षदों के और महापौर के जो टिकट का वितरण का क्राइटेरिया है उसका निर्धारण नहीं कर पाई है। इसको लेके पहले कहा गया था कि टिकट के लिए क्राइटेरिया बनाया जाएगा, किसको दिया जाएगा, यूथ रहेंगे नहीं रहेंगे या जो मौजूदा हैं उनमें से कितने आएंगे, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई क्राइटेरिया नहीं बना है। इसको लेके संगठन में भी उहापोह की स्थिति बनी हुई है और लगता भी नहीं है कि मतलब टिकट वितरण तक कोई क्राइटेरिया बना पाएंगे और फिर बाद में यही कहा जाएगा कि जिताऊ उम्मीदवार को टिकट दिया गया। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हिदायतुल्लाह शेख वो जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। हिदायतुल्लाह जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हिदायतुल्लाह जी, आप सुन पा रहे हैं हमको? शायद इनसे अभी हमारा संपर्क हो नहीं पाया। लेकिन एक बात उमेश जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्राइटेरिया की तो बात ठीक है, कांग्रेस ने कहा था कि नए लोगों को हम मैदान में उतारेंगे ताकि नेताओं की एक नई पौध को हम आगे बढ़ा सकें, सेकंड लाइन तैयार कर सकें। बीजेपी की तरफ से इस तरह का कोई बयान नहीं आया कि वो नए लोगों को मौका देगी या पुरानों को ही जो है चुनाव मैदान में उतारेगी। क्या कहेंगे? जी हाँ बिल्कुल, ये आपने सही कहा। भाजपा एक बहुत बड़ा प्रयोग दिल्ली के तीनों नगर निगम के चुनाव में कर चुकी है और सारे टिकट वहाँ पे उन्होंने बदल दिए थे और उसका नतीजा भी उनको बहुत अच्छा मिला था। तो हालांकि नगरीय निकाय चुनाव में ऐसे और भी जगह उम्मीद लगाई गई कि भाजपा ऐसे निर्णय लेगी। तो मध्य प्रदेश में तो लगता नहीं कि इस तरह का निर्णय अभी एकदम से लिया जाएगा कि काफ़ी संख्या में टिकट एकदम बदल दिए जाएँ और नए लोगों चेहरों को एकदम से। फिर भी लेकिन मौका नए लोगों को भी इस बार चुनाव मैदान में मिलेगा। हिदायतुल्लाह शेख, हम बीजेपी प्रवक्ता वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिदायतुल्लाह जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं हमको? बहुत कम आवाज आ रही है आपकी आवाज हमें लेकिन बहुत अच्छी आ रही है। हिदायतुल्लाह जी, आपसे चर्चा करेंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम जी। उमेश जी, हिदायत जी, भाजपा अभी तक महापौर और पार्षदों के लिए जो क्राइटेरिया है टिकट वितरण का वो नहीं तय कर पाई कि किस आधार पर टिकट दिए जाएंगे, जबकि पहले कहा गया था कि इसके लिए क्राइटेरिया बनेगा, यूथ को दिया जाएगा या किसको दिया जाएगा, विधायकों को मिलेगा या नहीं मिलेगा। भोपाल इंदौर में दोनों जगह पे विधायक भी दावेदारी कर रहे हैं महापौर के टिकट के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें और आप किस तरह देखते हैं? उमेश जी, आप लंबे समय तक राजनीतिक क्षेत्र के पत्रकार रहे, आप बीजेपी को बहुत करीब से जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक क्राइटेरिया फिक्स है, जो कार्यकर्ताओं की भावनाओं में रहेंगे, जो जनता की अपेक्षाओं पे खरे उतरेंगे, उसी को टिकट दिया जाएगा। कार्यकर्ता जिसे पसंद कर देंगे, जो जनता की अपेक्षा पूरी कर पाएगा,
उसी को टिकट देते हो। विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का हो या नगरीय निकाय के हो, उसी को टिकट मिलने वाला है। देखिए हिदायत जी, कार्यकर्ता जिसको भी टिकट मिलता है, कहा तो यही जाता है कि उसको कार्यकर्ता ने ही पसंद किया, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि वो हाईकमान से ही टिकट फाइनल कर दिया जाता है। तो अब आप जी नहीं उमेश जी, यहाँ पर जब आप हाईकमान के, भारतीय जनता पार्टी में इस शब्द का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन हमारी अपनी संसदीय बोर्ड होता है, हमारी चुनाव समिति होती है, वो इस मामले का निर्णय करती है। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार का निर्णय नहीं होता कि कमलनाथ जी बैठकर सांसद का चुनाव का टिकट अपने पुत्र को दे दे, दिग्विजय सिंह बैठ के अपने पुत्र और भतीजे को दे दे, माता बैठकर राहुल गांधी को 2 जगह से चुनाव लड़वा दे। यहाँ पर बीडी शर्मा जी के कोई रिश्तेदार, कोई पुत्र, कोई उनके भाई, कोई लड़ने वाले नहीं है। कोई ऐसे कोई आपको अगर कोई नजर में हो तो बता दो। हमारे यहाँ रिश्तेदारी के आधार पर, हमारे अपने अपने रिश्तों के आधार पर नहीं दिए जाते। जो टिकट दिया जा रहा है वो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं की भावनाओं के आधार पर ही दिया जाता है। जी, पहले कहा गया था कि विधायकों को महापौर का टिकट नहीं दिया जाएगा, ये गाए बगाए पार्टी के आपके बड़े नेता बोल चुके हैं। तो ये कहां तक आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि भोपाल और इंदौर में रमेश मेंदोला पूरी तरह दावेदारी कर रहे हैं और यहाँ कृष्णा गौर भी महापौर के टिकट के लिए लगी हुई हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? नहीं, देखिए, मैंने बोला कि अंतिम निर्णय प्रदेश का नेतृत्व और हमारी जो चुनाव समिति है वही इस मामले पर करने वाली है। संभाग में चुनाव समिति है, जो नाम राज्य की चुनाव समितियों को देगी उस पर ही प्रदेश का नेतृत्व अंतिम मोहर लगाएगा। हाँ, निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं की भावना हो सकती है कि नए नए लोगों को मौका देना चाहिए। उसके मामले में संगठन ने अभी हमेशा आगे बढ़ाया। अभी का प्रदेश नेतृत्व का संगठन भी आपने देखा है, कितने युवाओं और नए लोगों को हमने आगे बढ़ाने का काम करा है। कि निरंतर परिवर्तन करना, आगे बढ़ाना, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही चलता रहता है। लेकिन अभी कोई भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत रूप से कोई सा क्राइटेरिया कि इस कैटेगरी को नहीं देना है, इस कैटेगरी को देना है, कोई विधायक, सांसद या इनको लेकर कोई ऐसा तय नहीं हुआ। लेकिन कार्यकर्ताओं की भावनाएं आती रहती है, उन पर विचार करते हैं और उन्हीं के आधार पर हमारे वरिष्ठ नेताओं ने कहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हिदायतुल्लाह शेख, बीजेपी प्रवक्ता, जो बता रहे थे कि किस तरह से पार्टी की लाइन पर हम लोग चलते हैं और भाई भतीजावाद नहीं है। यहाँ कार्यकर्ताओं की पूछ परख होती है, कार्यकर्ताओं को ही टिकट दिए जाते हैं। लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा उमेश जी कि कौन कितने अपने वादों पर खरा उतरता है, कौन अपने चहेतों को टिकट देता है या कौन कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल उन्हें मिलता है। क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल ये सही कहा कि ये तो जब टिकट वितरण हो जाएगा उसके बाद ये सारी चीज़ें सब सामने आएंगी कि क्या हुआ और किसको टिकट दिया गया, कितनी अपनी बातों पर खरे उतरे जो नेता पहले बोला करते थे चुनाव के पहले। तो ये सारी चीज़ें टिकट वितरण के बाद सारी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन ये सही है कि जब चुनाव शुरू होते हैं, चुनावी गतिविधियां एकदम से आती है, तब ये तमाम तरह की बातें की जाती है कि क्राइटेरिया बनेगा और इस तरह से दिया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जाते हैं तो ये सारे क्राइटेरिया और सब चीज़ें एक तरफ हो जाती हैं। फिर नेताओं का जो दबाव होता है, कार्यकर्ताओं का जो दबाव होता है, फिर उसी के आधार पे सब चीजें। और पार्टी ये भी तय करती है कि जिताऊ उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा खड़े किए जाएं ताकि जी हाँ, ये तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जिताऊ उम्मीदवार हो। हालांकि कहा यही जाता है जो भी खड़ा होता है कि ये हमारा जिताऊ उम्मीदवार था, हमने उसको जिताऊ उम्मीदवार की नजर से ही टिकट दिया है। ये सभी दल ऐसा कहते हैं। लेकिन जब चुनाव परिणाम आते हैं तो फिर उसके बाद कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमसे चूक हो गई। जी बिल्कुल, राजनीति में होता भी यही है कि जो कहा जाता है वो होता नहीं और जो होता है वो कहा भी जाता है कई बार और कई बार नहीं भी कहा जाता। देखना होगा कि नगरीय निकाय चुनाव में इस बार कौन किस किस को मौका मिलता है, नए लोगों को ज़्यादा तरजीह दी जाती है या पुराने ही इस बार चेहरे दिखाई देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो इनसाइड राजतंत्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के कुछ नए फैसलों की इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।